ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं सर, कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार रिकैप कर ले फटाफट से। फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, जल्दी से भूल जाते हो फिर सारे के सारे। अगर हम देखें हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर सर, एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाए तो फटाफट से। सर सबसे पहले हमने क्या देखा था, एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल होती थी सर? हाँ जी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो पहला फॉर्मूला क्या था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। फिर हम आगे चलते गए चलते गए चलते गए, फिर हमने एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला देखा। एग्रीगेट सप्लाई क्या बोलती थी, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती थी सर? नेशनल इनकम के इक्वल होती थी। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती थी सर? नेशनल इनकम के इक्वल होती। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो आपके पास जो इनकम है उसमें से कुछ पैसे तो आप कंज्यूम कर रहे हो और बाकी के पैसे आप सेविंग्स कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और करते हो नहीं सर। तो इनकम किसके इक्वल है सर? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था सर, क्या था क्या था क्या था? फिर हमने एपीसी का फॉर्मूला पढ़ा था। किसका फॉर्मूला? एपीसी। एपीसी क्या बोलता था? कंजम्पशन अपॉन इनकम। सर एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बोलता था? कंजम्पशन अपॉन में इनकम। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला था अपना एमपीसी। एमपीसी क्या बोलता था? एमपीसी क्या बोलता था? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। अच्छा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। फिर हमने इसकी वैल्यूज देखी थी, लेस देन वन होगी, मोर देन वन होगी, के वन के अंदर अंदर होगी। ये सारी चीजें हमने बहुत सारी डिस्कस करी थी, आपको समझाया था। बहुत टेक्निकल टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा। फिर आगे हम चले थे एपीएस के पास। एपीएस में हमने क्या देखा था? सेविंग्स अपॉन में इनकम हमने देखा था, उसका फॉर्मूला होता था। फिर ये सारी टेक्निकल चीजें हमने करी थी, मोर देन वन, लेस देन वन क्यों होना चाहिए, जीरो हो सकता है क्या, लेस देन वन कैसे होगा सर, ये सारी चीजें हमने टेक्निकल टर्म्स समझी थी। फिर एमपीएस की बात करते हैं हम, चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला था जो हमने देखा। और जो टेक्निकल चीजें हमने जो सीखी थी ना, मोर देन वन, लेस देन वन, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू वन, उसमें से बहुत आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते, आप असर्शन और रीजनिंग भर भर के बनती थी इस वाले टॉपिक्स। अभी आते हैं आपके क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के। हाँ, तो इसमें से बहुत टॉपिक्स बनेंगे असर्शन रीजनिंग। दिमाग खराब कर दे वाला टॉपिक पूरा। अब हमको सीखना था सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बच्चों देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। इसका फॉर्मूला क्या था? चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। ठीक है सर। आगे अगर हम इसको फिगर को एनालाइज करें बच्चों, फिगर को अगर हम एनालाइज करें, ध्यान से देखो, पहले फिगर बनाते हैं सर। सेविंग्स कहां से स्टार्ट हो रही है? नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। 100 में क्यों स्टार्ट होती थी बेटा नेगेटिव से? जीरो लेवल जब हमारी इनकम जब होती थी तो भी हमारी कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती थी सर। अब कुछ ना कुछ अगर आपको कंज्यूम करना है, पैसे तो कमा नहीं रहे सर, तो सेविंग से क्या होता था? पैसे निकलते थे, तो वो क्या होती थी? अपनी डिसेविंग्स होती थी। तो यहाँ से नेगेटिव से अपनी क्या होती थी? सेविंग स्टार्ट होती थी। जतिन इस वाले पॉइंट पे क्या होता था? क्या बोलते थे इसको? ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर हमारी जो इनकम है, हमारी जो इनकम और जो सेविंग्स है वो क्या हो जाती थी? यहाँ पर, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और वो इनकम इक्वल हो जाती थी। तो यहाँ पे सेविंग जीरो होती थी बच्चों, यहाँ पे सेविंग्स क्या होती थी? जीरो। और इसके बाद हमारी सेविंग्स कैसे हो जाती थी? पॉजिटिव हो जाती। क्या होती थी? पॉजिटिव। अब मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ध्यान से समझना है इस वाली बात को। बच्चों यहाँ से मैंने एक ए पॉइंट जोड़ा, यहाँ से मैंने इसको जोड़ा सर, यहाँ से फिर मैंने इसको जोड़ा और सर यहाँ पे इसको जोड़ा। अब अपने को क्या निकालना है? चेंज निकालना है ना इनकम के अंदर। बच्चों ये वाला क्या है? इनकम है, और ये वाली क्या है? अपनी सेविंग्स है। क्या है? अपनी सेविंग्स। फॉर्मूला क्या बोलता है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग्स बच्चों, ये वाला चेंज देख रहे हो आप लोग? ये जो चेंज आप जो देख रहे हो, ये क्या हो गया? मान लो ई, एफ, और ये है जी और एच। तो अगर मैं बोलूं पॉइंट नंबर बी के ऊपर आपको क्या निकालना है? एमपीसी निकालना है, एमपीएस निकालना है। क्या निकालना है? एमपीएस। तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग्स कितने की हुई है? ईएफ की।
कितने की हुई है, EF की, तो आप क्या लोगे, EF अपॉन में, और बच्चों यहाँ पे चेंज इन इनकम कितना हो रहा है, GH, तो इसको क्या बोल दोगे, GH। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो सुंदर सी फिगर देख लो भैया बुक की, ठीक है, बुक वाला अच्छा से बना देता है। एक पॉइंट हो गया आपका बी, एक पॉइंट हो गया आपका ए, है ना। आप पॉइंट नंबर बी की या पॉइंट नंबर ए का आप क्या निकाल रहे हो, एमपीएस निकाल रहे हो। तो बच्चों ये वाला चेंज आ रहा है ना, चेंज इन सेविंग्स। पहला क्या है, चेंज इन सेविंग्स, तो चेंज इन सेविंग्स क्या है, पीआर, क्या है, पीआर। और ये आपकी इनकम थी, इनकम के अंदर चेंज आया तो इसको क्या लिखा, y1 अपॉन में y2। अब अगर इसको हम इस पे देख लेंगे, शेड्यूल के ऊपर, टेबल के ऊपर, तो देखो ध्यान से, हमारी इनकम तो 0 थी सर, फिर सेविंग्स क्या हो रही थी, -40, बिकॉज 40 की क्या हो रही थी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। याद होगा शुरू से टॉपिक वही लेकर चल रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 की है। तो बच्चों आपने सेविंग्स अकाउंट से कितने पैसे निकाले, -40। अब इस वाले केस के अंदर कोई चेंज निकल नहीं पाएगा सर, चेंज निकालने के लिए 2 यूनिट्स तो चाहिए। अब आपने इनकम कितनी कमाई सर, 100 की इनकम आपने कमाई, सौ की आपने इनकम कमाई, ठीक है, एक सेकेंड, देखो जी, देखो 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 देखो, फिर हमने कितने पैसे कमाए, पूरे 100 रुपए कमाए बच्चों, 100 रुपए कमाए पूरे का पूरे। और उसके अंदर सेविंग्स इसमें चलेगी, मानी बेटा, सेविंग्स इसमें चलेगी बेटा -20 में। कैसे पॉसिबल हुआ सर, क्योंकि हमने, अच्छा एक बात बताओ, कोई आंसर नहीं बोलेगा, मानिए आपने 100 रुपए कमाए, लेकिन आपकी डिस सेविंग्स हो गई -20 की, तो आपने खर्चा कितने का करा, कोई नहीं बोलेगा। 100 रुपए कमाए थे, लेकिन सेविंग्स कितनी हो गई, -20, तो आप खर्चा कितने का करके आए, बिल्कुल मत बताइए। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हेल्प मत करिए। आप घर में लेकर गए, मम्मी मम्मी मैं 100 रुपए कमा के ले, आज पता चला वो 20 रुपए किसके यूज हो गए थे एक्स्ट्रा, मम्मी के भी आपने, मतलब वो 100 रुपए तो आपने कमाए, लेकिन एक्चुअल में आप देखो घर वाले के कितने पैसे भी यूज कर लिए, 20 रुपए आपने मम्मी से ले लिए, तो मार्केट में कितने की शॉपिंग करके आए, मान लो कितने की, 120। 100 रुपए अपने कमाए थे, वो भी खर्च कर आए, मम्मी से भी 20 रुपए ले लिए, डिस सेविंग्स करवा दी, तो खर्चा कितने का करा आपने, 120 का। चलो टाइम है, इसका आंसर दो बेटा जल्दी से। 200 रुपए कमाए और सेविंग्स क्या हो गई, 0, कोई नहीं बोलेगा। तो बताओ आपने एक्सपेंसेस कितने के करे, कंजम्पशन कितने की करी, 200, सीधी सी बात है सर, 200 ही कमाए, 200 रुपए ही खर्चा करा, तो सेविंग्स क्या हुई यहाँ पे, 0। चलो सृष्टि, 300 रुपए कमाए, सेविंग्स कितने की हुई, 200 की, 20 की, तो आपने कंजम्पशन कितने की करी, कितने की करी, 280। अब तो सबको समझ में आ गया, आ जाओ आ जाओ, बंद कर देना इसको, आ जाओ, ठीक है समझ गए। सुहासनी, 400 रुपए कमाए, सेविंग्स कितने की कर दी, 40, कितने का खर्चा करा बेटा, 360। तो सबसे खर्चीली कौन निकली हमारी, सुहासनी, ठीक है। कितने का खर्चा करा है इसने, अभी सबसे महंगा खर्चा उसका था 360 का। अच्छा, चेंज इन सेविंग्स, बच्चों क्या निकाला हमने, चेंज इन सेविंग्स। ध्यान से रखना, अभी टेबल दे देते हैं और इसको बोलते हैं टेबल, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स करो, ठीक है। चेंज कितना आया सेविंग्स में, अच्छा जी, आसान है ये, एक बार तो कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, आसान वाले को भी बताते हैं। चल मान ले, -60 से कितना हो गया, -80, बताइए कितने का चेंज आया, ये है सेविंग्स, ये पहला था ये दूसरा था, बता कितने का चेंज आया, कोई नहीं बोलेगा। हाँ चेंज कितने का आया, -60 से -80 हो गया, चेंज कितने का आया, 120, नहीं -60 था, -80 हो गया, +20 के -20, -20 नहीं, +20 ना, लॉक कर दूं, गलत, -20 कैसे आया देख, -80, देख चेंज निकालेगा ना तो नीचे वाले से ऊपर वाले को बेटा क्या करेगा, माइनस। अब देख -80 था, ऊपर वाले को माइनस करेगा तो माइनस का साइन लगाया, और ऊपर वाला ऑलरेडी किस में है, माइनस में है, तो -80 और माइनस माइनस क्या हो गया, +60, तो ये क्या हो गया, -20। ये तो बहुत इजी है, बोला मत करा कर तू इस चीज से। अब यहाँ पर कैसे करा देखो, -20 में माइनस करा -40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +40,
तो 40 में से 20 माइनस हो गए तो कितना आ गया, +20। अच्छा चल छोड़, अब ये -20 से कितना हो गया, 0। देख ध्यान से, अब सही बता दियो, देखिए अब तूने गलत करा ना, देखियो -20 से कितना हो गया, 0। चेंज कितने का आ गया, प्लस के माइनस, अबे -20 0 पे आ रहा है तो -20 का ही तो चेंज होएगा कि +20 का, ये बता जल्दी। प्लस का, देख ले ध्यान से। अभी देख, बचपन में तू ये इंटीजर सीखता था, यहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे 1 2 3 4 होता था, और फिर यहाँ पे जब तू जाता था तो यहाँ पे -1 -2 -3 और यहाँ पे -20 आता था। अब -20 से तू सारा सारा किसके पास आ रहा है, 0 के पास, तो ये सारी फिगर तो माइनस माइनस में ही तो चल रही है, तो -20 के +20। अबे माइनस से तू प्लस के ऊपर, प्लस तो बेटा यहाँ पर बैठा है ना 20, तो तू यहाँ पर कैसे पहुंच गया, तू बेटा -20 से 0 के पास आ रहे हैं, तो -20 के +20, तो नंबर लाइन तो पता है। चलो अब 0 में से माइनस करोगे, -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और वैसे भी बच्चों -20 को 0 पर लाना है तो प्लस क्या करना पड़ेगा, 20। और मैं 1 मिनट लगाता ना, तो -20 बोलते था। तो ये कितना हो गया, 20, ये कितना हो गया, 20 - 0 20, और ये 40 - 20 कितना हो गया, 20। तो बच्चों आपका सेविंग्स के अंदर जो चेंज जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। चेंज इन इनकम कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, ये कितने का चेंज हुआ, 100 का, फिर 100 का, फिर 100 का, फिर 100 का, तो 100 100 100 100। अब इसको सबसे डिवाइड करोगे बच्चों, सेविंग्स को किससे डिवाइड करना है, चेंज इन इनकम से। तो ध्यान से देखना, 20 डिवाइडेड बाय 100, फिर दोबारा से 20 डिवाइडेड बाय 100, ये आंसर कैसा आ रहा है अपना, कांस्टेंट 0.2 0.2 0.2 0.2। ठीक है, बना सकते हो वाली टेबल, कल को अगर टीचर ने बोल दिया बना के दिखाओ तो। चलो नहीं नहीं, और भी चीजें, इफ द, अब देखो एमपीएस वैल्यूज हमेशा किसमें वेरी करेगी, 0 एंड 1। कभी ये 1 से ज्यादा नहीं होगी और कभी भी ये 1 से कम नहीं होगी, हमेशा 0 से ज्यादा और 1 से कम। कैसे सर, मान लो अगर इफ द इंटायर एडिशनल इनकम, आपने जो एक्स्ट्रा पैसे जो कमाए वो सारे के सारे आपने क्या कर दिए, मान लो सेव कर ले, तो आपकी यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 0, आपने कंज्यूम तो करा ही नहीं। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से, आपने सारे के सारे क्या करे, सेव कर ली ना, तो आंसर 1 कैसे आया बानी बेटा, आंसर 1 कैसे आया, जल्दी से बताओ। फॉर्मूला क्या था, एमपीएस, कोई नहीं बताएगा बच्चों, चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। बहुत सिंपल है बेटा, 1 कैसे आया, आपने सारे के सारे पैसे, कोई इनकम जो बढ़ी है ना आपकी, आपने कोई कंजम्पशन नहीं करी, सारे के सारे आपने क्या कर दिए, सेव कर दिए, रिच पर्सन बनने के लिए सारे क्या कर दिए, सेव। आप बताओ, है राइमा, 1 कैसे आया बेटा, अभी 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 बारी चली गई अब। हाँ बताओ, 1 कैसे आया, पलक सो के आए हो आज, क्लास नहीं थी फिर भी लेट, अच्छा क्लास में सो रहे थे, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ जल्दी से बताओ, 1 कैसे आया, अभी जते, मान लो आपका चेंज इन इनकम 100 था, तो आपने अगर कंजम्पशन 0 करी है तो सारा का सारा पैसा क्या कर दिया है, सेव कर दिया है, तो 100 100 कितना हो गया, 1 हो गया, या कुछ भी बोलो, आपका जो इनकम बढ़ी वो सारी की सारी आपने सेव कर ली, तो ऊपर भी 100 नीचे भी 100, मान लो 100 से इनकम बढ़ी और सारे के सारे पैसे आपने सेव भी कर दिए, तो क्या आ जाएगा, 1। अगर आपने क्या डिसाइड करा कि मैं सारे के सारे पैसे क्या कर लूंगा, कंज्यूम कर लूंगा, क्या कर लूंगा, कंज्यूम, खा लूंगा सर सारे के सारे पैसे जो है ना जो बढ़े, मान लो 100 रुपए अब आपकी इनकम बढ़ी, अब आपने सेविंग्स तो क्या करी, 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 0। तो हमेशा आपकी वैल्यू किसके बीच में वेरी करेगी, एमपीएस की, 0 एंड 1। अब ये डिफरेंस आ गया आपका एपीएस के बीच में, एमपीएस के बीच में, ये होमवर्क में घर पे पढ़ लेना, मैंने सारा समझा दिया आप लोगों को। अब बच्चों सीखेंगे रिलेशनशिप, क्या सीखेंगे सर, ये तो हमें पता ही है पहले से, अरे दूसरा इकोनॉमिक्स वाला, एपीसी और एपीएस, ध्यान से देखो, द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल्स टू 1, लिख लो कहीं पे, सर एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल्स टू 1। हाँ हाँ 1 होगा हमेशा, दोनों को जब जोड़ेगा तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। वहां पे देख रहे थे 0.8 0.8 आ रहा था, फिर 0.2 0.2, तो उन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा।
सर ये कैसे प्रूव हुआ सर, ये रिलेशनशिप प्रूव करके दे बताओ। देखो हमारी जो हमने एपीएस जो पढ़ा है ना, या एग्रीगेट सप्लाई हमने जो पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई बेटा किसके इक्वल होता था, इनकम के। और इनकम किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। वाई क्या है, नेशनल इनकम। जो इनकम है उसमें से कुछ पैसा कंज्यूम हो रहा होता है, कुछ पैसा क्या हो रहा होता है, सेव हो रहा होता है। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किसके साथ, वाई के साथ, बोथ साइड्स, तो ये क्या हो गया, वाई अपॉन में वाई, सी अपॉन में वाई प्लस एस अपॉन में वाई। वाई अपॉन में वाई क्या हो गया, 1, सी अपॉन में वाई, कंजम्पशन अपॉन वाई किसका फॉर्मूला था, एपीसी का सर। और सेविंग्स अपॉन में इनकम किसका फॉर्मूला था, एपीएस का। तो हो गया ना, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। ये रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, एपीसी और एपीएस। अब बच्चों रिलेशनशिप किसके बीच में समझेंगे, एपीसी और एमपीएस, एपीसी और एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस। अब देखो जो हमारी चेंज आता है इनकम के अंदर, वही चेंज आएगा हमारी कंजम्पशन के अंदर, और वही चेंज आएगा हमारी सेविंग्स के अंदर। भैया 100 रुपए अगर मेरी इनकम बढ़ी है, तो या तो 100 रुपए से मैं अपनी कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, या 100 रुपए से सेविंग बढ़ाऊंगा, या 50 रुपए से अपनी कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, 50 रुपए से अपनी सेविंग्स बढ़ा लूंगा। बस यही तो होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता, है ना। सर एक बात बताओ, मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ी और मैंने अपने दोस्त तेजस को दे दिया 100 रुपए, ना तो ये कंजम्पशन है ना तो ये सेविंग्स है। अब क्या करोगे, इसको क्या मानेंगे, फिर भी कंजम्पशन मानते हैं सर, इसको क्या मान लेंगे, कंजम्पशन। ठीक है, चलो अभी आपको चेंज चेंज गया गिवन है। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो चेंज इन इनकम से, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम क्या हो गई, 1 हो गई। और चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम क्या होता है, एमपीसी। और चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम क्या होता है, एमपीसी, और ये क्या होता है, एमपीएस। हो गया ना। तो एमपीसी और एमपीएस भी हमेशा किसके इक्वल होंगे, 1। याद रखना फॉर्मूले में काम आएगा। क्वेश्चन आपको एमपीएस दे देगा 0.8, तो एमपीसी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 0.2। काम सारे समझाए गए थे क्लास के अंदर, काम समझा दिए मैंने, बिना काम के तो मैंने किसी को कुछ समझाया नहीं। तो बच्चों ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, फॉर्मूलेज जो कि हमने अभी तक यूज करे, पढ़े। देख लो एक बार, 1 मिनट लगा के देख लो सारे फॉर्मूलेज। और बच्चों ये सारी हो गई हमारी टेबल, जो कि हमने अभी तक सारी समझी। कब ये ब्रेक इवन पॉइंट होएगा, कब ये होएगा, तो ये वाले फॉर्मूलेज और ये वाली टेबल आपको इस चैप्टर की अभी तक की सारी क्या दे दिया है। देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है, तुम लोग तो पढ़ने से रहे। एपीसी और एमपीएस की वैल्यू अभी तो समझाया, ये वाला तो अभी अभी समझाया। इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, 0 और 1 के बीच में आती है इनकी वैल्यू। इन दोनों को प्लस कर दोगे कितनी आनी चाहिए सर, 1 आनी चाहिए। एपीसी कैन नेवर बी लेस देन 1, एपीएस कैन नेवर बी लेस देन 1, एंड एपीसी कैन बी मोर देन, एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है। अब देखो ध्यान से, एपीसी की बात करते हैं, नेगेटिव लेस देन 0। एपीसी क्या लेस देन 0 हो सकता है, नो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या कंजम्पशन कभी नेगेटिव हो सकती है सर, आज मैंने -1 रोटी खाई, नहीं, -1 रोटी का मतलब क्या होता है सर, जो खाई हुई थी वो निकाल दी सर, ऐसा हो सकता है सर। अबे गंदे बच्चे, माइनस कंजम्पशन नहीं हो सकती, मैं सुबह की बात नहीं कर रहा। चल, नो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सर कंजम्पशन कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकती, तो एपीसी कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, बिकॉज सर कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, एपीसी कभी 0 हो सकती है सर, फास्ट वाले दिन सर, पानी का उपवास है। नो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा ना, वाटर भी आपने पिया वो भी कंजम्पशन है बच्चों। तो नो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पानी भी फ्री थोड़ी ना, दिल्ली में बिल आता है ना, वाटर बिल। आगे सर एपीसी 1 हो सकता है क्या, यस सर एपीसी 1 हो सकता है। अगर मैंने 10 रुपए कमाया और 10 रुपए की क्या कर ली, कंजम्पशन कर ली बच्चों, 10 रुपए फन फ्लिप्स का लिए, 10 रुपए इनकम, बच्चों ने पैसे दिए 10 रुपए के मैं फन फ्लिप्स का लिए, रात को सीरीज देख ली बच्चों फन फ्लिप्स करते हुए। तो जब आपकी कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि मैंने इसके अंदर सेविंग्स तो क्या करी, 0, 10 आए 10 का खर्चा कर दिया, सेविंग्स क्या हो गई, 0। तो दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट वेयर देयर इज 0 सेविंग्स। क्या सर ये मोर देन 1 हो सकती है क्या सर, मोर देन 1,
मोर देन वन हो सकती है? पलक समझाओ जल्दी से कैसे। जब कंजम्पशन ज्यादा होगी इनकम से। और ये कौन से पॉइंट से होगा? ब्रेक इवन पॉइंट। आपने क्या करें सर, कैसे कर लेंगे इनकम से ज्यादा कंजम्पशन? बच्चों पुराने जुड़े हुए पैसों में से पैसे निकाल के डिस सेविंग्स करके। तो बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होती है? डिस सेविंग्स। तो वहां से आपने पैसे निकाले। हालांकि अब जैसे मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कमाता हूँ तो बहुत कम सा हूँ, मान लो 100 रुपए कमाता हूँ, लेकिन खर्चे कितना हो जाता है? 110 का। तो बच्चों 10 रुपए किससे लेने पड़ते हैं? मम्मी पापा से। तो ये क्या हो गई? डिस सेविंग्स हो गई। हाँ ठीक है। यस, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन वाई, दैट इज बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। ये समझ में आया? अब ये वाला इसको टिक लगा दूं? जल्दी से बोलो, थक गए तुम लोग। चलो एपीएस की बात करते हैं सर। एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स की बात करेंगे। अब कंजम्पशन की बात नहीं करेंगे, सेविंग्स। क्या नेगेटिव हो सकती है? यस सर, डिसेविंग्स होता है ना बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होती है सर? ये नेगेटिव होती है सर। क्या ये जीरो हो सकती है? यस सर, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स क्या हो जाती है सर? जीरो हो जाती है सर। क्या सेविंग्स मोर देन वन होती है? यस सर, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ये नो नहीं, ये वन हो सकती है। नो, एज सेविंग्स कैन नेवर बी इक्वल्स टू इनकम। ये क्या वन हो सकती है? क्या हो सकती है? वन वन हो सकती है? नहीं भैया, अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने 100 रुपए कमाए और 100 के 100 क्या कर दिए? सेव कर लिया। अबे कुछ तो कंजम्पशन होगी बंदे की, कुछ तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। अगर मैं एपीएस की फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला क्या होता है? सेविंग्स अपॉन इनकम। तो 100 रुपए कमाए और 100 का ही खर्चा, ये क्या हो जाएगी? वन। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने क्या करी होगी? कंजम्पशन। आगे, मोर देन वन। मोर देन वन हो सकती है सर? मैं कमा रहा 100 रुपए हूँ, जोड़ रहा 200 रुपए हूँ, ये कैसे सर? मेरे साथ मेरा दोस्त आ रहा था, उसको भी सैलरी मिली थी, मेरे को भी सैलरी मिली थी। मैंने दिन दिहाड़े उसके बीच में क्या कर ली दोस्त? जेब से पैसे निकाल लिए। 100 रुपए मेरे खुद के थे, 100 रुपए उसके थे। तो और मैंने 200 रुपए किसमें डाल दिया? फटाफट से एफडी करवा दी बैंक में 5 साल की। अब वो निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2:1 सर। कमाए जो ये होता है? हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं होती? 200 की भी एफडी होती। तो 200 रुपए ऐसे हो गए। ठीक है, चलो आगे। नो, एज सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन इनकम। भैया सेविंग्स इनकम से ज्यादा हो ही नहीं सकती सर। किसके पैसे मान लिया आपने? है आगे, एमपीसी की बात कर रहे बेटा। किसकी? एमपीसी, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। चलो, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीसी, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या है? क्या ये नेगेटिव हो सकती है बच्चों? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव राइमा हो सकती है नेगेटिव। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चुप नहीं होएगा ये, शांति नहीं पड़ेगी इसको। हाँ, चेंज इन कंजम्पशन, बिकॉज सर कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। नो, एज सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन एमपीसी। एमपीसी में क्या लिख रखा है? नो, एज सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन इनकम। बोलो बोलो। बेटा हमने जो इनकम जो कमाई उसमें से कुछ ना कुछ तो क्या होगा? कंजम्पशन। ऐसा नहीं है मैंने 100 रुपए कमाए और ज्यादा पैसे मैंने क्या कर दिए? सेव। क्योंकि जो मैंने पैसे कमाए उसमें से कुछ कंजम्पशन भी हुई होगी। तो भैया नेगेटिव हो ही नहीं सकता। चेंज इन कंजम्पशन नेगेटिव कैसे जाएगा? आगे बात करते हैं बच्चों, जीरो। क्या ये जीरो हो सकता है? एमपीसी, यस। एमपी, अरे इसने कुछ गलत लिख रखा है। चेंज इन सेविंग्स इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। जीरो, जीरो, जीरो हो सकता है क्या? एमपीसी, चेंज इन कंजम्पशन। यहाँ पे जितनी आपकी चेंज हुआ इनकम में, वो सारी की सारी इनकम आपने क्या कर दी बच्चों? सेव कर दी। जो चेंज हुआ इनकम में वो सारा का सारा क्या कर दिया आपने? अगर मैं ये बोलता y इज इक्वल टू एस, ये पॉसिबल नहीं था। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग, ये तो पॉसिबल है सर, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। वन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वन। क्या ये वन हो सकता है एमपीसी? यस सर। सर जब चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम क्या हो जाते हैं सर? बराबर। मान लो मेरी इनकम बढ़ी और वो सारी की सारी मैंने क्या कर ली? कंज्यूम कर ली, तो वो वन हो जाएगा। मोर देन वन हो सकता है? नो, एज कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम से ज्यादा चेंज इन कंजम्पशन नहीं हो सकता। ठीक है, और एमपीएस का पढ़ लोगे। अब होमवर्क में दे दूं छोटा सा, बोर हो रहे हैं अब, आगे चलते हैं।
MPS सेविंग्स, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन कंजम्पशन। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? बोलो, हो सकता है बच्चों? MPS प्राची हो सकता है? MPS नेगेटिव। फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। नो एज चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन इनकम। सर ये क्या बात हुई? जल्दी से। नो एज चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम, समझाओ जल्दी से। चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। आपकी इनकम में चेंज आया, क्या उससे ज्यादा आप कंजम्पशन कर लोगे? नहीं सर, उसके बराबर कर सकते हो। तो यहाँ पे सेविंग्स क्या हो सकती है सर? ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है, लेकिन लेस देन जीरो नहीं हो सकती। तो ये बोल रहा था लेस देन जीरो हो सकती है, नहीं। क्या जीरो हो सकती है? यस सर, जीरो हो सकती है सर। क्या ये वन हो सकती है सर? यस हो सकती है सर, जब हमारी चेंज इन इनकम किसके इक्वल है? चेंज इन सेविंग्स के इक्वल है। आगे, क्या ये मोर देन वन हो सकती है सर? नो सर। सर 100 रुपए ज्यादा कमाए सर, 100 रुपए से ज्यादा कैसे सेविंग्स कर लोगे सर? नहीं कर सकते सर। ठीक है, ये सारा का सारा याद रखने वाले टेबल बड़े काम किया आप लोगों को। ठीक है, हाँ जी, बस खत्म होने वाला है वाला टॉपिक, पहले वाला चैप्टर। पहला वाला चैप्टर ही बड़ा था। अब कुछ दो चार चीजें तुम्हें सिखाता हूँ, बहुत बढ़िया सी। फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। सर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब सारे लोगों को काम मिला हुआ। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? इंडिया के अंदर सारे लोगों को कुछ ना कुछ काम मिला हुआ है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच ऑल दोस पीपल who are willing and able to work at the existing wage rate get work without any undue difficulty। देखो ध्यान से समझना डेफिनेशन को, यहाँ से एमसीक्यू बना था पिछले साल। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच ऑल दोस पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। अब देखो, मान लो एक लड़का है तेजस नाम का, तेरी बात नहीं करता, एक लड़का है तेजस नाम का, भैया काम नहीं करना चाहता, डिग्री ले ली इसने बहुत बढ़िया, मतलब मान लो कि ये एमबीए के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट, क्या निकला भैया? एमबीए के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट निकला। लेकिन भैया पूरे दिन घर में पड़ा रहता था, कोई काम वाम करता नहीं था, पूरे दिन सोता रहता था, मतलब जॉब नहीं थी इसके पास। क्या ये फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है? है जी, फुल एम्प्लॉय है, पढ़ लिया बस, घर वालों का प्रेशर, गोल्ड मेडल आया सर, और इसके पास जॉब नहीं, मतलब इसने जॉब नहीं करी सर, क्या ये फुल एम्प्लॉयमेंट है सर? है, और ये करना भी नहीं चाहता सर जॉब, क्या ये फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है? बाकी दुनिया में सारे लोग काम कर रहे हैं सिर्फ इसको छोड़ के, तो फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है? बोलो, हाँ भाई, फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है तेजस? हाँ जी, फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं? पलक, नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो लोग काम करना चाहते हैं, ये तो काम करना चाहता ही नहीं है और इसके पास जॉब नहीं है, तो भी ये केस किसका है? फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है। सर कुछ ऐसे लोग हैं हमारे, अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, जो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि सर देश में भंडारे बहुत होते हैं सर। सर हाँ, लंगर बहुत होता है सर। पेट तो किससे भर गया सर? लंगर से। सब पानी तो मिल जाता है सर इधर उधर नलके वलके से। अरे एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं जो काम भी, सरकार कहती है हम तेरे को काम देते हैं ना, काम तो कर, लेकिन वो क्या कर, जॉब लग गई नहीं, अभी भी नहीं लगी। हाँ, तो देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो जो लोग काम नहीं करना चाहते ना, उनके पास जॉब नहीं है, तो भी ये केस किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट पता है क्या होती है? जो बंदा काम करना चाहता था, जो एजुकेटेड था, फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बोलो जल्दी से। एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, तो आज का जो रेट जो चल रहा है, मान लो 100 रुपए घंटे के हिसाब से हम आपको पैसे देंगे तो आप काम कर लो, तो वो उसमें काम नहीं करना चाहता। गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, तो क्या लिखा हुआ है? फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच ऑल दोस पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो विलिंग है, काम करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं काम, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उनको काम मिल गया विदाउट एनी डिफिकल्टी, उनको काम मिल गया विदाउट एनी डिफिकल्टी, उसको क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो काम करना चाहते थे एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उनको काम मिल गया, उसको क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। चलो आगे, तो एक डेफिनेशन आप ये वाली लर्न करोगे फुल एम्प्लॉयमेंट की। अब अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओहो, फुल एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं सर।
दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक कौन सी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सब दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से पढ़ लो। इट रेफर्स टू टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट which exist during the period where worker leave one job and join another job। मान लो मैंने कंपनी का छोड़ दिया, अब मैं सर्च कर रहा हूँ दूसरी कंपनी में काम करने के लिए, तो मान लो 10-15 दिन लग जाते हैं दूसरी कंपनी को ढूंढने में, इंटरव्यू वगैरह क्लियर करने के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है आपकी। फिर उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। इट अराइजेस ड्यू टू लेबर मार्केट इम्परफेक्शन सच एज लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। अब उस बंदे को पता नहीं है कहाँ पर जॉब है, सीधा जाए तो जॉब को ढूंढेगा वो 10-15 दिन, तो ये उस टाइम तक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। It refers to the unemployment in which people remain unemployed due to mismatch between the unemployed person and the demand for specific type of workers. Due to computerization, workers do not possess enough knowledge of computers will be unemployed until they do some computer course of training। समझ में आया मेरी बात, नहीं समझ? कंप्यूटराइजेशन का टाइम आ गया। मान लो बैंक्स के अंदर आज से पहले, बहुत पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे। आज की डेट में तो सारा काम किस पे होता है, कंप्यूटर्स के थ्रू। अब जो स्टाफ जो था, जिसको कंप्यूटर्स लैपटॉप नहीं चलाने आते थे, उनको निकाल दिया गया था, और कौन से स्टाफ को लेकर आए सर, जिनको, हाँ, अब इनको क्या दी गई, कुछ लोगों को ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग करने में इनको महीना 2 महीना लग जाएगा सीखने के लिए, जब तक बैंक थोड़ी ना बंद कर देंगे। अभी स्टाफ ट्रेनिंग पर है, कृपया 1 महीने के बाद अपना पैसा निकालने के लिए आए। ऐसा हो सकता है? नहीं सर, बैंक तो चलेगा ना सर। तो वो बंदे बैठे हुए हैं कहीं पे, क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं सर। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सर। स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आया है सर। पहले हमारा मैनुअल काम हो रहा था, अब सारा काम कैसा हो रहा है, कंप्यूटराइज स्ट्रक्चर बन रहा है सर हमारा। तो लोग बाग ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझे मेरी बात? नहीं? यस। आगे चले, इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर? अच्छा, वॉलंटरली क्या होता है, जो बंदा अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता, वो क्या है, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। भैया मैं करना नहीं चाहता, हाँ भाई, डिग्री विग्री है, सब कुछ है, घर में पैसे वैसे, वो नहीं करना चाहता, उसकी मर्जी। क्यों भाई, ना करके भी बहुत कुछ कर लेते हैं बहुत लोग, है ना। Involuntarily unemployment refers to unemployment in which all those people who are willing and able to work at existing wage rate do not get work। Voluntarily क्या था, कि मैं खुद अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता। Involuntarily क्या है, कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ, डिग्री भी है, लेकिन भैया जॉब ही नहीं है। ये क्या है, इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ के देख लो जल्दी से। नहीं, चैप्टर थोड़ी ना खत्म हुआ है, ये एक छोटा सा टॉपिक था। करेंगे अभी, रुक जा, 20 मिनट है। चलो जी, डेफिनेशन लिख लो फटाफट से। 2 नंबर का इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन तो आने वाली है। फुल एम्प्लॉयमेंट की लिख लो और इनवॉलंटरली की लिख लो बस। है, देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बच्चों, इन्वेस्टमेंट के 2 डिटर्मिनेंट्स है, एक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो आपको 2 चीजें देखनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट करते टाइम, एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या सीखना चाहोगे, एमईआई या आरओआई? एमईआई सीखना है, एमईआई बड़ा है, पहले आरओआई सिखा देता हूँ। आरओआई क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, क्या सीख, इस लाइन से क्या समझ में आया? इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। मान लो मेरे को एक इन्वेस्टमेंट करनी थी, एक घर परचेज करना था, है राइमा, एक घर परचेज करना था। घर परचेज करने के लिए मेरे पास 1 करोड़ की क्या थी, शॉर्टेज। तो मैंने 1 करोड़ का क्या ले लिया, बोरिंग्स, लोन ले ली। और उस लोन फ्री में दे देगा बैंक वाला? नहीं, क्या लेगा उस पर, इंटरेस्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी। बोरिंग करी मैंने मनी 1 करोड़ रुपीज की, उसकी क्या कॉस्ट थी, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, भैया इन्वेस्टमेंट के पैसे को जोड़ने के लिए मैंने लोन लिया। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आरओआई मतलब एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा, मान लो इंटरेस्ट क्या है, बहुत ज्यादा ले रहा है बैंक, तो आप बोरिंग ज्यादा करोगे, कम करोगे? बोरिंग क्या करोगे आप लोग, कम। और अगर इंटरेस्ट आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, बैंक वाला कह रहा है ले ले जाए यार, तेरे लिए 5% का लो इंटरेस्ट ले बस तो साल का, तो फिर बोरिंग हम क्या कर देंगे सर, बहुत सारे, घर के साथ साथ एक गाड़ी भी खरीद देंगे सर। एट अ हाई आरओआई इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी लेस। आरओआई अगर ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ये क्या करोगे, स्पेंडिंग आप कम करोगे सर, एंड वाइस वर्सा। अगर आरओआई कम होगी तो आप स्पेंडिंग ज्यादा करोगे, ज्यादा बड़ा घर खरीद लोगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, सस्ते में आपको लोन मिल रहा है। तो आरओआई समझ गया क्या होती है? यस। इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ, लिख लो फटाफट से, हेडिंग डाल लो, आरओआई, इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स फाइनेंसिंग फॉर
मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। छोटी सी लाइन लिख लो जल्दी से, ROI इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट के पैसे जुगाड़ करने के लिए बोरिंग्स लगती है, और हर एक बोरिंग की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। लास्ट आज का टॉपिक MEI, ये छोटा सा बस ये और समझ लो क्या होता है। MEI refers to the expected rate of return from an additional investment. It refers to expected rate of return. अभी देखो मैंने इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को क्या करनी पड़ी, बोरिंग्स, तो उस बोरिंग्स के लिए मेरे को क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट। अब मैंने वो इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे को क्या करके देगी, पैसे कमा के देगी। चलो एक क्वेश्चन पूरी क्लास से, बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन देखो, मान लो एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बी, एक है इन्वेस्टमेंट ए और एक है इन्वेस्टमेंट बी, ये दो इन्वेस्टमेंट के नाम है। मान लो एक ये है बिल्डिंग ए और दूसरी है बिल्डिंग बी। मान लो दोनों कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टीज है, कमर्शियल। इनसे मेरे को क्या मिलेगा, रेंटल इनकम मिलेगा। अब मान लो इसके लिए भी मेरे को क्या करनी पड़ी थी, बोरिंग्स, भैया बोरिंग करके, और ये भी मैंने कैसे ली, बोरिंग करके ली। सर इस वाली प्रॉपर्टी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को जो मिल रहा है, वो मिल रहा है 15%, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर, 13%। और सर यहाँ पे जो रिटर्न है MEI के साथ, जो रिटर्न जो मैं कमाऊंगा इसके ऊपर, तो वो मैं रिटर्न कितना कमाने वाला हूँ सर, 22%, और इस पे मैं कमाने वाला हूँ 20%। अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा जल्दी से। अभी निकल, कौन सा घर खरीदूं, बिल्डिंग ए कि बिल्डिंग बी? अच्छा अब शांत रहिए, ठीक है। निखिल का आंसर क्या था, एक खरीदना चाहिए। पलक कौन सा खरीदना है? रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न जो आएगा, हाँ रिटर्न, ये बोरिंग का इंटरेस्ट, बोरिंग, हाँ जो हमको जो दे रहे हैं। प्राची कौन सा, ए, प्राची भी कह रही है ए। हाँ जी कौन सा, बी। सौम्य क्या बोल रहा है भैया, बी है। ये भी तेजस्वी भी बोल रहा है। रायमा कौन सा, प्रॉपर्टी है कि बी, प्रॉपर्टी बी, कैसे जल्दी से, हैं जी। हाँ अभिषेक, सर मैं खरीदूंगा ही नहीं है, कौन सा, बी। अभिषेक ने भी क्या बोला, बी। स्वास्नी, घर, कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन सी, हाँ आपका ए, सुहासनी का है कोई नहीं, अरे लेना है ना। पलक कौन सा, रिटर्न कितना कमा के देगा भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे 22% कमा के देगा। मान लो 22 रुपए, 15 रुपए चले गए, तो नेट मेरे पास कितना बचा, 7 रुपए। और यहाँ पर भी 20 रुपए आए, 13 रुपए दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी कितने पैसे कमाए, 7। कोई सा भी खरीद लो, ए भी प्रॉफिटेबल है, बी भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। 7 कैसे आया बेटा, 20 रुपए कमा के दिए घर ने, और 13 रुपए इसकी किस्त भरनी है, इंटरेस्ट भरना है, तो कितने पैसे जेब में आए आपके, 7 रुपए। ऐसे ऊपर वाले के, अगर मैं मान लो, अच्छा अगर मान लो मैं इसको 22% कर देता यहाँ पे, तो कौन सा अच्छा होता, बी अच्छा होता। तो कौन सा अच्छा होता, बी। सर 22 रुपए कमा के दे रहा हो, 13 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो कितने पैसे कमा लिए सर अपने, 9%, ठीक है। अब यही MEI देखो ध्यान से, MEI समझ रहे हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लें, ऐसे हो रहे हैं एकदम